Sir, may I come in? Yes, please. Good afternoon, sir. Very good afternoon. बैठिए. Thank you, sir. Thank you. कहाँ से आ रहे हैं आप? सर अभी मैं हरदेव नगर से आ रही हूँ सर. हरदेव नगर से. जी सर. हरदेव नगर का नाम कैसे पड़ा हरदेव नगर? सर एग्जैक्ट नहीं पता है पर वहाँ पे निरंकारी जी का आश्रम है तो उनके जो लीडर थे उनका में भी नाम था हरदेव, शायद उनके नाम पे पड़ा है. अच्छा. और आपका स्थायी पता क्या है? सर स्थायी पता मेरा शिव विहार शाहबाद डेली. अच्छा. जी सर. दिल्ली. शाहबाद से हैं. जी सर. डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? जिला यूपी का कौन सा जिला पड़ता है आपको? सर आजमगढ़. आजमगढ़ से. जी सर. मान लो कि आप आजमगढ़ के डिप्टी कलेक्टर हो, जी सर. तो 5 ऐसी कौन सी आजमगढ़ की समस्याएं हैं कि उसका समाधान करना चाहोगे? सर जो सबसे बड़ी समस्या है वो माइग्रेशन की है और दूसरी जो है वो जो कृषि है उसका स्त्रीकरण काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस टाइम पे, जिससे महिलाओं पे दोहरी भूमिका का जो बर्डन है वो इंक्रीज हुआ है. और तो माइग्रेशन की क्या समस्या है, उसमें क्या करोगे आप? आपके पास कौन सा रोल है? सर माइग्रेशन की जो समस्या है उसके लिए जो लघु एवं कुटीर उद्योग जो वहाँ के हैं उनको मतलब उनका विकास किया जा सकता है. और जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है और जो हस्तशिल्प है या जो हमारे आनुवांशिक जो वहाँ के औद्योगिक हैं, जैसे कि मेरे जो आजमगढ़ है वहाँ पे मुरादाबाद की काली मिट्टी के बर्तन काफ़ी फेमस है और मुबारकपुर में बनारसी साड़ी जो है वो वहाँ पे काफ़ी फेमस है. तो ऐसे जो उद्योग हैं लघु और कुटीर उद्योग उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा और इससे रोजगार होगा और लोगों का माइग्रेशन काफ़ी स्तर तक कम हो सकता है. तो लघु एवं कुटीर उद्योग जो है जी सर. उनका परिभाषा क्या है, कितने क्या है, कुछ नंबर? सरकार जो है किनको मानती है कि लघु उद्योग कुटीर उद्योग? सर सॉरी अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा. उसके लिए सरकार ने बजट, अभी बजट देखा ना यूपी गवर्नमेंट का बजट, जी सर. तो उस बजट में लघु कुटीर उद्योग के लिए कोई योजनाएं सरकार ने चलाई है? सर अभी जो मैंने पढ़ा है उसमें एक तो ये है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत एक कोष डेवलप किया गया है और दूसरा जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ही ट्रेनिंग जो योजना है उसको भी आयोजित किया जा रहा है. और लघु कुटीर उद्योग में सर जैसे गन्ना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑलरेडी है, तो जी सर. इसमें उसमें क्या समन्वय है? क्या प्रधानमंत्री कौशल योजना का अच्छी तरह से अनुपालन यूपी में नहीं हो पाया क्या कि इसकी आवश्यकता पड़ी? सर जो पीएम कौशल विकास योजना है सर इसमें ट्रेनिंग वहाँ भी कराई जाती है, जी सर. ट्रेनिंग यहाँ भी कराई जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ भी मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ भी मिलता है, तो दोनों में बेसिक अंतर आपने समझा? सर जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो वहाँ का लोकल जो प्रोडक्ट है जो मतलब काफ़ी फेमस है, ठीक है सर, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है बेसिकली. और जो पीएम विकास योजना है उसमें यह है कि ओवरऑल जितनी भी स्किल्स हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट है या जो लाभार्थी है अगर वो उसके लिए इच्छुक है तो वो उसमें सर ट्रेनिंग ले सकता है. ओके, तो आपके जिले में स्किल्स कौन कौन सी हैं? सर स्किल्स अभी एक तो एग्रीकल्चर में जैसे गन्ना उद्योग है सर. एग्रीकल्चर यानी कृषि. जी सर. कृषि का सबसे पहला उल्लेख जो है किस बुक में है? सॉरी. ऋग्वेद में है कि चारों वेदों में किसी एक वेद में बताइए कृषि का सबसे पहला उल्लेख. सर नहीं पता है. अच्छा, कृषि क्या होती है? सर कृषि बेसिकली जो मुझे जहाँ तक समझ आता है सर जो भूमि से जुड़ा हुआ उत्पादन होता है उससे कृषि अर्थव्यवस्था कह सकते हैं. अच्छा, तो आजमगढ़ में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फसलें होती हैं? सर आजमगढ़ में जो मैंने देखा है एक तो गन्ने की फसल होती है और गेहूं का भी उत्पादन होता है, धान का उत्पादन होता है, आलू है, मटर है, अरहर की खेती होती है सर. अच्छा, ये हिंडनबर्ग बहुत हाईलाइटेड है. जी सर. ये हिंडनबर्ग के बारे में कुछ बताइए. सर ये एक वित्तीय संस्था है अमेरिका की. अमेरिका की? अमेरिका में, हाँ सर, अमेरिका में ही एक वित्तीय संस्था है सर. अभी इतना ही याद है.
तो उसका क्या ये यहाँ के भारत में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, भारत की किस कंपनी से क्या उसका जी सर, अभी जो हिंडनबर्ग है उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है अंडानी ग्रुप के विरोध में। उन्होंने ये बताया है कि जो वो शेयर्स हैं उनको कम रेट में सेल करके और बाद में उन्हें हाई प्राइस पे परचेज किया जाता है। सर अभी यही है कि मतलब प्रॉफिट है जो वो एक तरीके से जो प्रॉफिट है वो एक कह सकते हैं कि अवांछनीय प्रॉफिट को वो शो कर रहा है सर। अच्छा, ये शेल कंपनी बहुत हाईलाइट है कि शेल कंपनी बना दिया और शेल कंपनी होती है। शेल कंपनी क्या होती है? सर सेल कंपनी वो होती है जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं होती है, ठीक है, और ज़्यादातर ये कंपनियाँ इसलिए बनाई जाती है ताकि जो प्रॉफिट है उसको शिफ्ट किया जा सके और अपने जो कॉस्ट है उसको अधिक दिखाकर टैक्स बचाव के लिए सर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब कि गलत हुआ है सर जी सर। सर अभी अब ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्च वो कमेटी गठित की गई है। कौन सी कमेटी? सर अभी कमेटी का नाम याद नहीं। अच्छा, ओके। अच्छा, ये यूपी में कोल्डिंगवा कोई जगह है क्या? कोल्डिंगवा सर ऐतिहासिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट। जी सर, लहोरा देव धान की वहाँ से एविडेंस मिले थे। ये कहाँ पे है? सर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता सर। किस एरिया में है, जिले में है? अच्छा, आजमगढ़ से लगे हुए जो जिले हैं उनका नाम बताइए। सर जौनपुर है, मऊ है, अम्बेडकर नगर है, सुल्तानपुर है सर। अच्छा, अम्बेडकर नगर बगल में है? जी सर। अच्छा, कब जिला बना अम्बेडकर नगर? ये अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बताइए। सर अम्बेडकर जी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फादर भी कहा जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और दूसरा उन्होंने जो एससी कम्युनिटी थी सर उसके वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किया था और उनके लिए जो एक रिजर्वेशन है और सर लेबर जो है लेबर्स के रिफॉर्म में भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि ये वीकली जो ऑफ होता है उसके लिए भी उन्होंने मतलब प्रस्ताव पारित किया था। अच्छा, अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर पूरा नाम है ना उनका? जी सर। जी सर। भीमराव अम्बेडकर जी का गोलमेज सम्मेलनों से क्या संबंध है? सर सॉरी सर, इंफॉर्मेशन हो तो हाँ एकदम गेस करो। सर जो गोलमेज सम्मेलन था उन्होंने उसमें भाग लिया था। सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था और सर उसके बाद जो कॉमनवेल वो था दलितों के लिए जो अलग से आरक्षण की व्यवस्था थी वो उसके सपोर्टिव थे सर। और जिस वजह से जो एक घोषणा पत्र गांधी जी के साथ सर एग्जैक्ट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि जो दलितों को आरक्षण देने के लिए मतलब जिस चीज़ के लिए वो वर्क कर रहे थे कि ताकि दलितों को एक आरक्षण मिल सके, तो गांधी जी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये था कि अलग से सेपरेशंस आरक्षण ना देकर। चलो, यानी आरक्षण को आप सही मानते हो? सर बिल्कुल आरक्षण होना चाहिए। जी सर। आरक्षण के खिलाफ नहीं हो? रेस में बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं तो नहीं सर, जैसे कि आरक्षण जो है वो तार्किक होना चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट अभी दे रही है और जैसे कि हमारे यहाँ पे संरक्षणवाद भेदभाव के तहत महिलाओं को और जो SC/ST कम्युनिटीज़ हैं या जो महिलाओं को SC/ST कम्युनिटी को इस ग्राउंड पे दिया गया है क्योंकि सर उनके साथ ऐतिहासिक तौर पे जो भी भेदभाव हुआ है जिस वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी से वंचित रखा गया है ताकि उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। 33% का जो आरक्षण है यूपी PCS में, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर अगर मेरा अगर अपना मत है तो सर मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि वो अगर सामाजिक आर्थिक और कहीं ना कहीं शैक्षिक रूप से अगर पिछड़ गए हैं तो सर उनको एक इक्वालिटी के लेवल पे लाने के लिए सर ये तो ऐसा तो हो सकता है कि 10-12 साल में जो महिला सबलीकरण की जगह पुरुष सबलीकरण स्टार्ट करना पड़े प्रोग्राम सरकार को। सर ये है कि इसका तार्किकरण होना चाहिए कि जैसे कि OBC में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू किया गया है और अभी भी जस्टिस जोहिनी की कमेटी भी गठित की गई है इस पे कि जो एक क्रीमी लेयर का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सर हम इसमें भी तार्किकरण को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो है और APL एबव पॉवर्टी लाइन दोनों का निर्धारण कैसे होता है? सर
जहाँ तक मुझे याद है प्रति व्यक्ति इनकम जो होती है उसके बेस पे बिलो पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया जाता है। और सर जो मैंने जहाँ तक देखा है सर, ये जो फूड सेफ्टी हमारा एक्ट है उसके तहत जो सब्सिडी या जो सस्ते दरों पे उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, अन्न जो भी दिया जाता है सर, उसमें तो बिलो पॉवर्टी लाइन में आने के आप एसडीएम होंगे कहीं पे, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के कैटेगराइज करने के लिए आप किसको आप मानेंगे कि ये गरीबी रेखा से नीचे है? सर जैसे सचिन तेंदुलकर जी की जो कमेटी थी, उन्होंने तो कैलोरीज को एक नहीं सर सॉरी कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबल बात करिए सर। इस पर बहुत सारी कमेटियां जो गठित की गई वेरी थी गुड, वेरी गुड। सर, जैसे तेंदुलकर कमेटी हो गई, Okay. एक अरविंद क्या है तेंदुलकर कमेटी का, क्या है सर? मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद एक पर्टिकुलर इनकम क्राइटेरिया उन्होंने रखा था। कितना इनकम दो सर आइडिया? 800 समथिंग रूरल के लिए था और 1000 कुछ। अच्छा, EWS है, EWS जी सर। ये क्या है? सर EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए आर्थिक तौर से रिजर्वेशन के प्रोविजन किया गया है सर अभी। तो मिनिमम क्या उनकी इनकम है? सर एग्जैक्ट नहीं पता है, मेरे ख्याल से 8 लाख रुपए। हाँ, तो 8 लाख रुपए अगर एनुअल है, उससे कम है तो EWS में वो गरीब होंगे, जी सर। हाँ है ना? क्या आप इससे 8 लाख रुपए की सीमा को सही मानते हो? सर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो काफ़ी रिसर्च के बाद ही किया होगा। वेरी गुड। और दूसरा ये है कि सर जो वेरी गुड महंगा आंसर सर। उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भी हुआ है, तो उसमें के कोई किन बातों को किसी सफल उससे कहा जा सकता है, कितना हद तक सर और उसकी अभी खास विशेषताओं को बताइए। सर अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट हुआ है ये लखनऊ में हुआ है और 12 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट आया है 33.50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया है न्यू रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके क्षेत्र में आया है। सेकंड जो आया है वो हमारे एजुकेशन और इंफ्रा से रिलेटेड है। और सर इसका अगर हम एक ये देखें कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो सर सबसे ज़्यादा ये होगा कि जैसे कि ये बुंदेलखंड एरिया है हमारा सर, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है अकॉर्डिंग टू बाकी जो हमारा उत्तर प्रदेश का ये इलाका है। तो इससे एक तो इंफ्रा डेवलपमेंट काफ़ी केवल बुंदेलखंड को ही मिला है? नहीं सर, मिला सबको है, पर ये इससे बुंदेलखंड में फायदा। हाँ, बुंदेलखंड वाला सर इलाका ज़्यादा पिछड़ा है अकॉर्डिंग टू अदर। इस इन्वेस्टर्स से मीट से बुंदेलखंड को ज़्यादा फायदा कि पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा? सर सेकंड जो हाईएस्ट मिला है वो पूर्वांचल को है और फर्स्ट जो है वो वेस्ट यूपी को है हमारे, ठीक है, और बाकी अदर्स के लिए है सर। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कोई रोजगार वगैरह पे भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे? सर हाँ सर, जैसे सबसे पहले तो इंफ्रा डेवलपमेंट होगा, दूसरा बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और थर्ड जहाँ तक कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये है? सर एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है। और थर्ड अगर मैं देखूँ तो माइग्रेशन कहीं ना कहीं रुकेगा, इससे जो बाहर कंट्रीज में या बाहर हमारे अदर्स स्टेट में माइग्रेशन। इसका ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो उसका लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है और इसका इससे क्या संबंध है? सर 2027 तक का हमारा यूपी गवर्नमेंट का लक्ष्य है। इससे ये होगा कि अगर आप ये डेट के बारे में निश्चित हैं कि 2027 तक? जी सर। अच्छा, इसका भारत के 5 जो ट्रिलियन इकोनॉमी है उससे क्या संबंध है? सर जो हमारे इंडिया का जो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 2024 या 25 तक इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का हमारा लक्ष्य है। इसमें यह है कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है, चाहे वो इंफ्रा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। सर यूपी का उससे होना जरूरी है तभी भारत का होगा? सर यूपी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यूपी की है। और दूसरा ये है कि काफ़ी बड़ा स्टेट है, यहाँ पे सर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं या संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि श्रम बल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं कृषि के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने 5 ट्रिलियन रखा है किस ईयर तक और उत्तर प्रदेश दोनों के ईयर बराबर है कि अलग अलग है? सर अलग है, क्योंकि सेंटर का जो है वो 2024 और 25 है और यूपी का 2027 है।
ये बताइए कि आजमगढ़ जो है वो आजमगढ़ के आप रहने वाली हैं और अम्बेडकर नगर का आपने भी नाम लिया है, तो अम्बेडकर नगर का जो है वो मुख्यालय कहाँ पे? कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि नौगढ़ किस लिए फेमस है? अच्छा, कितने नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में? 70 या 17? और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट है उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का आखिर टारगेट मैंने उसका लक्ष्य क्या है, किस लिए बनाया गया? सर लक्ष्य जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भूस्थानिक हमारे जो लोकल वहाँ के प्रोडक्ट हैं उसको एम्पावर किया जाएगा, जिससे वहाँ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना, और जो हमारा श्रम वन प्रोडक्ट मान लीजिए कि लोगों ने बनाया है वहाँ, उस प्रोडक्ट का किया जाएगा? सर ये है कि एक तो ब्रांडिंग होगी, उससे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। ब्रांड वैल्यू बढ़ने से उसका निर्यात अगर देखें तो कहीं ना कहीं सर वर्ल्ड लेवल पे भी बढ़ेगा। तो जो वहाँ के लोग हैं उनकी इनकम बढ़ेगी तो सर वहाँ का लाइफस्टाइल बढ़ेगा। और वहाँ का जो बाकी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में जैसे हेल्थ है। आजमगढ़ का क्या है वन प्रोडक्ट जो है आजमगढ़ का क्या रखा गया? सर आजमगढ़ में 2 चीजें ज्यादा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नहीं, किसी में एक ही बनाया गया, एक जिले के लिए एक बनाया गया है। सर निजामाबाद आजमगढ़ में है, वहाँ पे काली मिट्टी के जो बर्तन है वो ज्यादा है। अच्छा, तो ऐसे ही जो है एक और स्टोन है, जैसे आपने काली मिट्टी का नाम लिया है, तो ऐसे ही एक स्टोन है उसके लिए भी गौड़ा पत्थर, गौड़ा स्टोन, वो कहाँ के लिए है? अच्छा, चलिए जो अमरोहा के लिए क्या है वन प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश की? ऐसे कम से कम 5 जगहों का आप नाम बताइए जो कि वन प्रोडक्ट के लिए बड़ा अच्छा मार्केट हो सकता है। सर अमरोहा मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे वायलिन्स हो गया, सितार हो गया। नहीं, सभी तो नहीं होगा, कोई एक होगा। सर इंस्ट्रूमेंट के लिए मुझे पता है। और जैसे अलीगढ़ ताले के लिए है, महोबा पान के लिए है। महोबा किसके लिए है? पान के लिए, पान का जो पत्ता होता है सर उसके लिए है। अच्छा, हाँ। पान के पत्ते का क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा? सर ये है कि जो शौकीन है, जैसे बनारस है हमारा, वहाँ पे पान काफी मतलब देखा जाए तो एक उसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व है। गौड़ा पत्थर फिर कहाँ से मिलेगा? सर ये नहीं पता सर, नहीं सर। अच्छा, पान का पत्ता उगाया जाता है महोबा के आसपास? सर वो जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उसके लिए मतलब सूटेबल है, तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। चलिए, आप जो है वो ये बताइए कि गंगा पे किनारे कितने शहर हैं, कुछ नाम बता सकते हैं आप? सर एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं पता है। इम्पोर्टेंट शहर बताओ कुछ। सर जैसे कि इलाहाबाद हो गया। नहीं, आप इधर से शुरू करिए, यानी कि उनको बता दीजिए। अच्छा ठीक, बताओ। इलाहाबाद हो गया सर, बनारस हो गया सर, कानपुर हो गया सर। हरिद्वार तो होगा नहीं, हरिद्वार तो उस पे है ना, यमुना पे है ना? नहीं, हरिद्वार का करते हैं, हरिद्वार इसलिए मैंने कहा कि इधर से, इसलिए हमने आप बोला नहीं कि बोलने दीजिए। नहीं सर, अभी मैंने यूपी का फैक्ट बहुत है। अच्छा ये बता, कोई बात नहीं। बुलंदशहर किस पे है? सर गंगा रिवर पे ही है सर, कंफर्म नहीं है मुझे। अच्छा, कासगंज किस पे है? केवल उत्तर प्रदेश में ये 2 ही नदियां हैं, गंगा यमुना की और भी? सर जैसे आजमगढ़ है वो तमसा नदी पे बसा हुआ है, वो नदी कहाँ से निकलती है? सर कैमूर जो हमारे पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, और बलिया में गंगा रिवर से निकलती है। अच्छा, काली नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे है, उस पर कोई शहर है क्या इम्पोर्टेंट? सर नहीं, अभी आइडिया नहीं सर। अच्छा, चलिए। तो देखिए कि टोटल जीडीपी में जो है उत्तर प्रदेश से कितना योगदान? सर अकॉर्डिंग टू बजट जो अभी यूपी का प्रस्तावित हुआ है उसमें बताया गया कि जो हमारा टोटल बजट है इंडिया का उसमें 8% कंट्रीब्यूट करता है यूपी का जीडीपी। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितना है? सर एग्जैक्टली 9 है शायद, अभी कंफर्म नहीं है सर मुझे। अच्छा, इतना कम। अच्छा, चलिए। ये देखिए कि उत्तर प्रदेश किसी फसलों में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कौन कौन ऐसे फसल है इसमें यूपी टॉप पे है?
सर सबसे पहले तो गन्ना है, जिसके लिए एथेनॉल को भी वहाँ पे एथेनॉल पॉलिसी भी लागू की जा रही है। और सेकंड नंबर पे देखें तो धान के लिए काफ़ी फेमस है। हाँ, धान का जैसे प्रोडक्शन वहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। और थर्ड पे गेहूँ है सर। और फोर्थ पे अगर देखें तो वहाँ पे आलू भी होता है सर बहुत ज़्यादा, आगरा का जो क्षेत्र है हमारा वहाँ पे। और मटर हो गई है सर दाल पे, और अरहर हो गया। चलिए, एलिफेंट सफारी और लॉयन सफारी अगर आपको कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में करना है, कहाँ जाएंगे, किस शहर में जाएंगे? एलिफेंट की सफारी करनी है, लॉयन सफारी या एलिफेंट सफारी तो नहीं किया जा सकती लॉयन की, लेकिन इस तरीके से बनाया गया किस शहर? सर एग्जैक्ट नहीं पता, इटावा सफारी जो है अच्छा हाँ, वहाँ पे हो सकता है, बट एग्जैक्ट नहीं पता है सर मुझे। अच्छा यस। अच्छा, ये संरचनात्मक भेदभाव की बात की रही है जी अभी सर। आप किस आर्टिकल में होगा आपके संविधान के? सर आर्टिकल 15 में है। 15 जी सर। क्या है 15 में क्या लिखा है? सर आर्टिकल 15 में ये है कि सर नस्ल, रंग और जाति और भी सर बहुत। अच्छा, आर्टिकल 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 है। सर इक्वालिटी की बात करता है वो। वहाँ दो तरह की इक्वालिटी की बात की गई है। सर एक समान संरक्षण की बात है ठीक है। और विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। जी जो सर। संरक्षणात्मक जो भेदभाव है वो आर्टिकल 14 में आएगा या फिर 15 में? सर 14 में है। 14 में आएगा, तो किस में से आएगा? विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समान संरक्षण? सर विधि के समान संरक्षण नहीं है। ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? किस देश से हमने ये अवधारणा ग्रहण की है? सर एग्जैक्ट नहीं पता। विधि के समक्ष समानता वाली अवधारणा कहाँ से ली है? सर ब्रिटेन से नहीं है। ब्रिटेन से ली है। जी तो सर। संरचनात्मक भेदभाव का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है? सर मुझे जहाँ तक पता है संरचनात्मक भेदभाव का मतलब होता है कि किसी विशेष वर्ग को अन्य वर्गों की अपेक्षा उनको एक इक्वालिटी के ग्राउंड पे लाने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया गया या आरक्षण दिया गया है वो व्यवस्था है। संरक्षणात्मक भेदभाव और सकारात्मक भेदभाव ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? सर मेरे ख्याल से अलग होगा। अलग अलग। अच्छा चलिए, दोनों एक ही हैं, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव या डिस्क्रिमिनेटिव अफर्मेटिव बोलते हैं उसको। अच्छा, जैसे हमने कहा कि विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण, तो समता और समानता दो वर्ड हैं, तो ये दोनों चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं कैसे? सर इक्विटी और इक्वालिटी। हाँ। इक्विटी सर ये होता है कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जैसे मान लो किसी में कोई पक्ष या कोई वर्ग ऐसा है जो पिछड़ा है, तो उसको हम अतिरिक्त कोई व्यवस्था करके या अतिरिक्त सुविधाएं या विशेषाधिकार देकर उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। और समानता का मतलब होता है कि हम बिना किसी ग्राउंड के किसी भी आधार पे बिना भेदभाव के समान अपॉर्चुनिटी विशेषाधिकारों का। हाँ। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जनजातियों की पहचान के कोई आधार बताइए कि जनजातियों को कैसे पहचाना जाता है? सर बहुत अच्छा। सर जनजातियों के पहचान के लिए एक लोको समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई थी, जैसे कि उनकी एक विशेष संस्कृति होती है, उनके विशेष भाषा होती है, वो एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनकी पिछड़ी हुई यांत्रिकी अर्थव्यवस्था होती है। जनजाति और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर है? सर जहाँ तक मुझे पता है सर शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, तो ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्या अंतर है? सर एग्जैक्ट नहीं पता अच्छा है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब होता है राष्ट्रपति जिन्हें शेड्यूल कर देते हैं ट्राइब्स के। तो अच्छा, तो भारतीय संविधान के कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए? सर एक तो भाग 5 जो है वो बात करता है। भाग 5। हाँ ठीक है। और नहीं, अनुसूची 5 है, सॉरी शेड्यूल 5। हाँ ठीक शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है सर। ठीक। ठीक है। और डीपीएसपी में भी सर 46 है, मे बी कंफर्म नहीं है सर मुझे। देख लेना थोड़ा। पीबीटीसी तो सुना होगा आपने? जी। क्या है पीबीटीसी? सर जैसे कि जितने भी ट्राइब्स हैं उनमें से जो बहुत अधिक पिछड़े हैं या जिन्हें अतिरिक्त सुविधाओं या अवसरों की जरूरत है, उनके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने 75 पीबीटीसी का मतलब एक अलग से आधार तैयार करा है। कौन सी समिति इसके लिए गठित की गई थी पीबीटीसी की पहचान के लिए? सर अभी एग्जैक्ट अच्छा, सामाजिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता
सोशल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक ही है, अलग अलग है क्या? सर अलग अलग है। कैसे? जैसे कि संवैधानिक जो नैतिकता है, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक हमारे कर्तव्य हो गए, जिसमें कि स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, इन सब की बात की जाती है। इस ग्राउंड पे अगर हम नैतिकता का आधार तय कर रहे हैं तो वो संवैधानिक नैतिकता कहलाता है। अगर हम सामाजिक वैल्यू के आधार पर, जो सोशल वैल्यूज है हमारी, अगर उसके आधार पर हम नैतिकता का आधार तय कर रहे हैं तो वो हमारी सामाजिक नैतिकता। आप किसे प्राथमिकता प्रायोरिटी देंगे, सामाजिक नैतिकता को अपने जीवन में या संवैधानिक नैतिकता? सर संवैधानिक नैतिकता। सामाजिक नैतिकता को नहीं देंगे? संविधान कौन बनाता है? सर संविधान तो संविधान सभा द्वारा गठित किया मतलब भारतीय समाज द्वारा ही बनाया गया हो। जी सर। तो आप संवैधानिक नैतिकता को महत्व देंगे, सामाजिक को नहीं? सर मैं जिस पद पे हूँ, मेरे लिए जो पहली प्राथमिकता होगी वो संविधान होगा। साइबर विडो का नाम सुना है आपने? कॉन्सेप्ट है समाजशास्त्र, साइबर विडो। सर नहीं सुना सर? अच्छा, जेंडर बजट जी सर। क्या होता है जेंडर बजट? सर जेंडर बजट ये होता है कि स्पेशली वुमेन्स के लिए जो जेंडर में कुछ स्कीम्स या अलग से प्रोविजंस किए गए हैं उनको जेंडर बजट कहा जाता है। अप्रॉक्स इंडिया में 30% अभी अराउंड ये है। अच्छा, समाजशास्त्र में एक बड़ी अवधारणा नई उभर कर आई है, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। सुना है? एंथनी गिडन्स की अवधारणा है। सर नहीं, मैंने भी सुना नहीं है। आपने आगरा में आलू के उत्पादन की बात की। जी सर। तो आलू उत्पादन क्यों अधिक होता है? सर वहाँ का ज्योग्राफिकल रीजन ऐसा है। और क्या है कि जो देवरिया में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है। सर एक तो यमुना नगर का वहाँ से फ्लो है आगरा पे। उस फ्लो से क्या नहरों की सिंचाई होगी सर, एग्जैक्ट नहीं पता है सर मुझे अभी एग्जैक्ट। तो गन्ने का उत्पादन वेस्ट यूपी में क्यों अधिक होता है, बुंदेलखंड में क्यों नहीं होता है? सर वेस्ट यूपी में इसलिए होता है कि वो तराई रीजन का जो ऊपर का हमारा क्षेत्र है, वहाँ से जलोढ़ मिट्टी की वहाँ पे मतलब उपलब्धता पाई जाती है, और वहाँ से जो जल की उपलब्धता है वो भी काफ़ी मात्रा में होती है। जो गन्ना होता है उसके लिए जल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, और जो वहाँ का लोकेशन है सर उसके लिए कुछ पर्टिकुलर तापमान चाहिए होता है, वो भी वहाँ पे उपलब्ध होता है। और जो बुंदेलखंड है, एक तो वहाँ पे वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ है सर। ये अच्छा, आप बीएड भी हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन? सर बीएड और एमएड भी हैं, मास्टर ना एजुकेशन में? जी सर। तो एजुकेशन और भ्रष्टाचार में क्या लिंक है? देखा जा रहा है 40-50 साल से कि जिस तरह से हम एजुकेट हो रहे हैं उसी तरह से क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम एजुकेट नहीं होते, क्राइम कम होते। सर ये एक पक्ष है एजुकेशन का, इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे हमने ऐसे रिपोर्ट्स में भी पढ़ा है कि टेक्नोलॉजी गेन करने के बाद यूनिवर्सिटी नहीं थी, क्राइम कम थी, भ्रष्टाचार कम थे। जिस तरह से यूनिवर्सिटी बढ़ती चली गई उसी तरह से क्राइम बढ़ते चले गए। तो क्या ये एजुकेट होना कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? सर नहीं, मैंने कहा ना ये एक पक्ष है सर कि आप एजुकेशन को अगर नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, जैसे लोग एजुकेट होने के बाद वो उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। अच्छा, हाईली एजुकेटेड स्टेट कौन सा है? सर केरला। केरला में है। और कौन कौन से हैं? सर रिच स्टेट कौन कौन से हैं इंडिया के? सर गुजरात हो गया, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, सर तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, ये सब नहीं है? जी सर, एग्रीकल्चर। तो आखिर में यहाँ पे जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जी सर, या सेक्स रेशियो जी सर, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं का जो नंबर है उसमें हरियाणा और पंजाब में कम क्यों है? सर जो सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी तक एक्सेस वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो ये पढ़े लिखे लोग कहीं न कहीं मानसिक रूप से दिवालिया तो नहीं है? सर मानसिक रूप से दिवालिया पढ़े लिखे भी हैं और पैसे वाले भी हैं। जी सर। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वहाँ पे सेक्स रेशियो ठीक है। सर ये है कि यहाँ पे बेटी और बेटियों में फर्क करना, महिला और पुरुष में अगर कहीं न कहीं आपके अंदर जो है मानसिकता दिवालियापन है कि नहीं है, तो ये पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है, गरीब आदमी तो उसको मेंटेन करके रखा हुआ है।
क्या क्या बेसिक वजह हो सकती है, कारण हो सकता है? सर पितृसत्तात्मकता एक सबसे बड़ा रीजन है जो हरियाणा और पंजाब में जो देखा जाता है कि वो पुरुष प्रधान देश ज़्यादा है सर। और दूसरा ये है कि पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए सर अगर वो सेक्स रेशियो यूपी के किस जिले में सबसे अधिक है? सर जौनपुर में। सबसे कम कहाँ? सबसे कम का अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। सबसे अधिक जौनपुर में है। जौनपुर आर्थिक रूप से कैसा है, एजुकेशनली कैसा है? सर उसको मुझे आइडिया नहीं है। सबसे अधिक आर्थिक रूप से कौन है? नोएडा है, गोंडा है, इलाहाबाद है, बाकी चीजें। तो जो आर्थिक रूप से बढ़िया है और एजुकेशन में अच्छा है वहाँ सेक्स रेशियो कम है। सर जिसके पास पैसा होगा, सबसे बड़ी बात तो टेक्नोलॉजी तक सर एक्सेस भी उसकी है क्योंकि वो पे कर सकता है ना सर। अब गरीब आदमी है सर, वो 2 रोटी का अपना जुगाड़ करेगा, सीधी सी बात है सर। यानी टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं आपके कल्चर क्राइसिस का हिस्सा बन रही है, इसलिए तकनीक भी ठीक नहीं है। नहीं सर, सर देखिए जो तकनीक है वो बोन और बैन दोनों है। अब वो उस व्यक्ति के यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से करें। अदरवाइज अगर अभी हम देखें वर्तमान में मॉडर्न एरा में जो टेक्नोलॉजी है, हमारा अब गवर्नमेंट का गोल भी है कि हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। वो तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एजुकेटेड लोग हैं और टेक्निकली एडवांस लोग हैं वो बेटियों के लिए अभिशाप हैं। सर हम एक तकनीक का फायदा उठा ले रहे हैं, सर हम एक पूरे फीमेल फेटिसाइड हो जा रहा है। जी सर। यानी भ्रूण में ही हत्या कर दिया जा रहा है। तो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? इसका मतलब तकनीक जो है भारत की समाज के लिए अभिशाप है। नहीं सर, इसके प्रॉफिट्स भी बहुत हैं। भाई यहाँ कहाँ प्रॉफिट है? अभी जैसे कोरोना काल आया था सर, उसमें जो बच्चों के नहीं, एजुकेशन मैं उस पर बात कर रहा हूँ। कोरोना काल तो अपनी जगह है, सर टेक्नोलॉजी का सर बेनिफिट अपनी जगह है। यानी भारतीय समाज को जी सर। भ्रूण हत्या करने के लिए तकनीक का ऐसे कौन लेके आ रहा है? पढ़े लिखे लोग। जी सर। तो इसका मतलब कि एजुकेटेड लोग और जो टेक्नोलॉजी है दोनों जो है भारतीय समाज के लिए अभिशाप है, बेटियों के लिए अभिशाप बन गया है। तो तकनीक सर ऐसा नहीं है और एजुकेशन, सर ऐसा नहीं है। हम कुछ वर्गों को पूरे समाज के साथ नहीं जोड़ सकते सर। वो एक कुछ पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर रेशियो है वो जो मिसयूज कर रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इसका बेनिफिट ओके, थैंक यू, यू कैन गो।